हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार चैलेंज एजुकेशन से। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप एक महादेश का नाम है। आप सभी जानते होंगे कि पूरे दुनिया में महादेशों की संख्या कितनी है? 7, जिसमें कि सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महादेश है। यूरोप महादेश जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तो हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया सबसे छोटा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बड़ा कंट्री में आता है कौन सा? यूरोप महादेश। अभी इस महादेश में टोटल 46 देश हैं। इस महादेश में अभी कितने देश हैं? 46। तो इसमें जो है हमको देखना है कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसका आरंभ जो है कहाँ से होता है। तो इसका जो है सबसे पहले आप परिभाषा देखिए। राष्ट्रवाद होता क्या है? तो कहता है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच एवं लगाव की भावना का विकास करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के प्रति सोच एवं लगाव की भावना का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आरंभ में ये आरंभ कहाँ से होता है? तो इसकी शुरुआत होती है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से। थोड़ा सा पीछे चलना होगा हम लोगों को। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति जो होती है वो क्यों होती है। तो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि चलता है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। और इस युद्ध में फ्रांस की हार हो जाती है। जब फ्रांस की हार हो जाती है तो फ्रांस के अंदर में जो है प्रतिशोध की भावना होती है। वो चाहता है कि हम इंग्लैंड को किसी भी तरीके से हराएं। उसको ये मौका कब मिलता है? ये मौका उसको मिलता है 1776 ईस्वी की अमेरिकी संग्राम में। इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड के विरोध में अमेरिका को सपोर्ट करते हुए ये जो है फ्रांस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था अपने देश के अंदर ही लड़खड़ाने लगती है। वहाँ पे देश में क्या होता है कि भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं आने लगती है। तो फ्रांस का जो राजा था उस समय लुई 16वां। आप लोगों को पता होगा कि जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वां। और फ्रांस में जितने भी राजा हुए हैं उनको हम लोग लुई के नाम से जानते हैं। जिस तरह से आप लोगों को आगे पे पढ़ना है कि रूस के शासक को हम लोग क्या बोलते हैं? जार। रूस के शासक को हम लोग बोलते हैं जार। और फ्रांस के शासक को क्या बोलते थे? लुई। तो क्रांति का जो शुरुआत होता है 1789 ईस्वी की क्रांति का जो शुरुआत होता है वो होता है लुई 16वां की निरंकुशता के कारण। क्योंकि वो क्या था? एक निरंकुश शासन था। निरंकुश का मतलब होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। मतलब वो ना तो किसी जनता की सुनता है और ना ही किसी जनता के विषय में अपनी सोच को रखता है। साथ ही साथ लुई 16वां की जो पत्नी थी उसका नाम था मैरी एंटवानेट। ये जो थी लुई 16वां के
पत्नी थी। ये हमेशा चाहती थी कि राजा जो है फ्रांस का वो सिर्फ मेरे और सिर्फ मेरे ही कहने के ऊपर रहे। ये चाहती थी कि हम जिस व्यक्ति को चाहे उसको हम अपने साम्राज्य में ऊंचा से ऊंचा पद दिला सकें। बाकी जनता के बारे में क्या सोचना है नहीं सोचना है किसी को चिंता नहीं रहती थी, जिसके कारण क्या होता है कि जनता में आक्रोश फैलता है और जनता जो है राजा के खिलाफ विद्रोह करना चाहती है। तो आप लोग को पता होगा कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, और तीसरा था तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में जो था वो पादरी वर्ग के लोग आते थे, पादरी वर्ग के लोग आते थे। दूसरे में कौन आते थे? कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तीसरे में जो थे वे थे सर्वहारा वर्ग के लोग, या फिर आप कह सकते हैं सर्वसाधारण वर्ग के लोग। तो फ्रांस में जो था वो इनकी संख्या बहुत ही कम थी, ये मात्र 10% की थी जनसंख्या, लेकिन इन लोगों की जनसंख्या बाकी के 90% में आती थी। इसके अंतर्गत व्यापारी, किसान, मजदूर, शिक्षक, ये सब आते थे। तो इन लोगों के साथ भेदभाव होता था बहुत ज़्यादा। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो भी वर्ग के लोग आते थे उन लोगों के बीच कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन तृतीय स्टेट में जो भी व्यक्ति आते थे, जितने भी वर्ग के लोग आते थे, उन लोगों के साथ क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और इसी भेदभाव को दूर करने का इन लोगों का प्रयास था, जिसके लिए इन्होंने एक नारा दिया था, और वो नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा। क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये आप लोग लिखेंगे इसका आंसर फ्रांसीसी क्रांति के। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांसीसी क्रांति की। तो इस ढंग से जो है सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, खास करके तृतीय स्टेट के जितने भी लोग थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया कि फ्रांस के जो शासक थे तत्कालीन राजा लुई 16वां, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने से ये हो गया कि इन लोगों ने क्या किया, तो इस पे ज़्यादा जोर दिया था, समानता पे, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को क्या मिले तो सबके बराबरी में दर्जा मिल जाए, जिसके कारण क्या हो कि कहीं भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। तीसरी बात क्या थी कि इन लोगों को टैक्स फ्री रखा जाता था, और ये जो 90% जनता जिसके अंदर आती थी उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस डाल दिया जाता था। तो टैक्स दे नहीं पाते थे ये लोग, जितना कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा इन लोगों के ऊपर कर्ज भी बढ़ जाता था और वो टैक्स के दबदबे में आ जाते थे। ठीक है, तो जब फ्रांस में क्रांति हो गई तो लुई 16वां को तो राजा के पद से हटा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस में सर्वसाधारण जनता जो थी उनकी राजनीति चलने लगी।